बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सामने आपको मैप नजर आ रहा है, ये सऊदी अरेबिया का मैप है। ये थोड़ा सा मैं आपको सर्कल कर देता हूँ। ये जो सारे का सारा हमारा मैप है बेटा, ये सऊदी अरब का मैप है। आज हमने सऊदी अरब के बारे में ही पढ़ना है। इसकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, कमीशन के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया कि हम देखते होते हैं चीजों को। तो सऊदी अरेबिया, इसका जो इस वक्त नाम है वो KSA है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। इस वक्त जो इसका ऑफिशियल नेम है वो KSA है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। जबकि इसका जो पुराना नाम था 1932 से पहले, वो था किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद। नजद और हिजाज का किंगडम। हिजाज मुकद्दस के बारे में आपने सुना होगा। देखिए, ये हमारे पास मदीना है, ये हमारे पास मक्का है। तो मक्का और मदीना को मिला के हम क्या कहते हैं? हिजाज मुकद्दस कहेंगे। तो किंगडम ऑफ हिजाज ये वाला था, और नजद ये बाकी जो इलाका था किंगडम ऑफ नजद था। तो इसे मिला के 1932 में क्या बनाया गया? किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बनाया गया। इसकी हिस्ट्री आगे चल के हम देखते हैं। पहले दो चार सवाल हम जरा देख लेते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। इनका जो दौरा है वो 6 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल के दौरान है। मतलब 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये सऊदी अरब में रहेंगे। उनके साथ CM पंजाब भी हैं, मरियम नवाज साहिबा। तो एक तो हज करना था उन्होंने, बाकी उनकी कुछ मुलाकातें थी। तो ये सवाल बन सकता है कि रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब किधर, कौन से मुल्क इन्होंने विजिट किया। तो डेट भी याद रखिएगा। सऊदी अरब का कैपिटल जो है आपको बताया कि क्या है? रियाद है। रियाद इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। ये आपको नजर आ रहा होगा। करेंसी इनकी रियाल है। यहाँ पे 4 मुल्क है जिनकी करेंसी रियाल है। यमन की करेंसी रियाल है, ओमान की है, कतर की और सऊदी अरब की है। क्यों कहता हूँ मैं करेंसी हमेशा मैप में तैयार होती है इस तरह से? जो करीब करीब वाले मुल्क होते हैं उनकी करेंसी सेम होती है। तो इन चारों की करेंसी, यमन की, ओमान की, कतर की और सऊदी अरब की करेंसी क्या? रियाल है। जो बाकी ऊपर है हमारे पास बहरीन है, कुवैत है, इराक है और जॉर्डन है। इनकी हमारे पास दीनार करेंसी है। तो इस तरह से आप इनकी करेंसी भी याद रखेंगे। इस वक्त जो है ना जी, प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस वक्त सऊदी अरब के, वो मोहम्मद बिन सुलेमान है, जिन्हें हम MBS कहते हैं। MBS जिन्हें हम कहते हैं मोहम्मद बिन सुलेमान। जो बादशाह सलामत हैं वो सुलेमान बिन अब्दुल अजीज हैं। इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सारी समझ आ जाएगी। ये देखें जी, हमारे पास एक और मैप है सऊदी अरेबिया का। ये आपको नजर आ रहा होगा। ये सारा, ये हमारे पास क्या है बेटा? सऊदी अरेबिया है। ये हमारे पास क्या है? सऊदी अरेबिया है। तो याद रखिएगा, सऊदी अरब के एक साइड पे देखें, ये रेड सी है हमारे पास। इधर हमारे पास क्या है? इंडियन ओशन है सारा। और ये हमारे पास पर्शियन गल्फ है। ये पर्शियन गल्फ है। ये अरेबियन पेनिनसुला में आता है। आपको पता है अरेबियन पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। और अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा मुल्क भी कौन सा है हमारे पास? सऊदी अरेबिया है। ये हमारे पास बेटा मदीना है। और ये हमारे पास क्या है? मक्का है। मक्का और मदीना, इसी को हिजाज़े मुकद्दस हमने कहा। तो जरा थोड़ी सी हम हिस्ट्री देखते हैं इसकी, किस तरह से ये आज का मॉडर्न सऊदी अरब बना। तो आप याद रखिएगा कि मक्का और मदीना में नबी पाक की, आपको पता है मक्का में पैदाइश हुई, हिजरत करके आप मदीना चले गए। तो मदीना में आपने रियासत मदीना बनाई। रियासत मदीना में ये आस पास के सारे इलाके शामिल हो गए थे। तो नबी पाक के दौर में कैपिटल मदीना रहा। और इस तरह से यहाँ पे एक इस्लामिक एम्पायर बनाया गया, रियासत मदीना बनाई गई। नबी पाक के बाद खुलफाए राशिदीन का दौर है। अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान के दौर में भी मदीना ही कैपिटल रहा। और इसी तरह से सारी रियासत, आसपास के जो इलाके, देरान, ये तुर्किस्तान, ये सारे इलाके फतह हो गए। इधर से इजिप्ट तक, ये इजिप्ट है हमारे पास, मिस्र है यहाँ पे। ये सारे इलाके जो थे फतह हुए। हजरत उमर फारूक के दौर में मैक्सिमम इलाके फतह हुए। तो इस तरह से एक बड़े इस्लामिक एम्पायर बनाई गई और उसका कैपिटल क्या रहा? मदीना रहा। फिर हजरत अली के दौर में मदीना से कैपिटल कूफा में शिफ्ट कर दिया गया। इराक है हमारे पास, इराक में हमारे पास कूफा है। कूफा में जो है ना इराक शिफ्ट कर दिया गया कैपिटल। उसके बाद आपको पता है कि हजरत अली की शहादत के बाद जो खिलाफत थी, जो हुकूमत थी, वो किसके पास चली गई? बनु उमैया के पास चली गई। और बनु उमैया यहाँ सीरिया में बैठता था, शाम में, दमस्कस में, दमिश्क में। तो दमिश्क में बैठता था, मतलब उनका कैपिटल दमिश्क था बनु उमैया का। तो बनु उमैया के दौर में भी ये सारा इलाका किसके पास रहा? बनु उमैया के पास रहा। कैपिटल उनका बेशक दमिश्क था, लेकिन ये सारा इलाका, हिजाज़े मुकद्दस वगैरह सारी चीजें बनु उमैया के पास थी। बनु उमैया के बाद आपको पता है बनु अब्बास आ गया। तो बनु अब्बास ने अपना कैपिटल तो यहाँ से शिफ्ट कर दिया, सीरिया के बजाय वो इराक में ले आए। कहाँ? बगदाद में।
बगदाद के अंदर ले आए वो, ठीक हो गया जी। लेकिन ये सारा इलाका उन्हीं के पास रहा, मक्का और मदीना, ये सऊदी अरब जो आज का, ये सारा किसी के पास रहा। बनु अब्बास के बाद राजा बनु अब्बास कमजोर हुई तो फिर सल्तनत उस्मानिया आ गई, तो सल्तनत उस्मानिया के पास ये सारा इलाका चला गया। फिर सल्तनत उस्मानिया के पास जब ये चला गया तो अब ये ओटोमान अंपायर के पास है। कब तक? सेकेंड वर्ल्ड वार तक। कब तक? फर्स्ट वर्ल्ड वार तक, सेकंड कह रहा हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वार तक ये सारा इलाका किसके पास रहा? तुर्की के पास रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको पता तुर्की है, तुर्की है सामने, ये यहां से बैठ के कंट्रोल करते थे सारे इस इलाके को। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब तुर्की जंग हार गया तो ये सारे इलाके आजाद हो गए। ये जो सारे इलाके थे ये आजाद हो गए, बल्कि आजाद करवाए गए। आपको पता है कि एक तरफ तुर्की था, तुर्की जंग जीत रहा था, तो बरतानिया ने चाल ये चली कि जो मक्का और मदीना इसे अलग कर दिया जाए पहले तो, क्योंकि पूरी दुनिया के मुसलमान उस वक्त तक लड़ते रहेंगे अब अपने मक्का और मदीना को बचाने के लिए। आपको पता है मुसलमान है, हम मक्का और मदीना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने चाल ये चली कि इसे अलग करो, फिर हम तुर्की के साथ निमट लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, याद रखिएगा, एक खानदान आबाद था, एक कबाइल आबाद था, उसके बारे में आता है कि वो नबी पाक के खानदान से था। उस कबाइल का एक सरदार जिसका नाम है जी हमारे पास हुसैन बिन अली, हुसैन बिन अली था जी उसका नाम। तो बरतानिया ने क्या किया, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, अब में से बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी, लॉरेंस ऑफ अरेबिया एक करेक्टर था जो आके मिलता है हुसैन बिन अली से। एक बंदा होता है जो इसे कहता है कि जी आप तो अरब हैं, आपके ऊपर अजम, तुर्की वाले गैर अरब है ना, अजम है, कैसे हुकूमत कर सकती है? हुकूमत के हकदार तो तुम हो, नबी पाक का खानदान हुकूमत का हकदार है, तो तुम हुकूमत करो यहाँ पे, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हें असला देते हैं, हम तुम्हें आर्मी देते हैं, तो तुम क्या करो, बगावत कर दो तुर्की के खिलाफ। तो हुसैन बिन अली साहब जो थे, इन्होंने क्या कर दी जी, बगावत कर दी। और जो उस दौर में यहाँ पे तुर्कों का जो आखिरी कमांडर था वो फखरुद्दीन पाशा था। फखरुद्दीन पाशा था आखिरी बंदा जो यहाँ लड़ता रहा, जिसे तुर्की ने बहुत दफा कहा कि यार आप ना लड़ो इनके साथ, क्योंकि ये मुकद्दस जगहें हैं, हम यह खाना जंगी नहीं चाहते। फखरुद्दीन पाशा को वापस बुला लिया गया था, कैदी जंगी कैदी बना था वो। तो इस तरह से शरीफ हुसैन बिन अली ने 1916 के अंदर इस सारे इलाके को तुर्की से आजाद करवा लिया। 1916 जंग अभी चल रही है, 1916 की ये बात है। जब ये सारा इलाका अलग हो गया तो उसे हुसैन बिन अली से वादा ये किया गया था कि ये सारा इलाका जो है, ये वाले यमन, ओमान और ये सारे जो इलाके हैं, यूएई, टीसी, ये सारे आपको दे दिए जाएंगे, आपको इसका सरदार बना दिया जाएगा। हुसैन बिन अली को तारीख जानती है शरीफ मक्का के नाम से, आपने ये नाम सुना होगा, शरीफ मक्का के नाम, शरीफ मक्का का आपने नाम सुना होगा। तो शरीफ मक्का का असल नाम क्या था? हुसैन बिन अली था। तो शरीफ मक्का ने गद्दारी की तुर्कों के साथ, और क्या किया, तुर्कों को ऐसे निकाल दिया बरतानिया के कहने पे, अमेरिका के कहने पे। अब ये आजाद हो गए, हुकूमत की लालच में नहीं, हुकूमत भी दे दी गई, क्योंकि अभी काम नहीं निकला था बरतानिया का। जब बरतानिया मुकम्मल तौर पे जंग जीत गया, तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उसके बाकी इलाके भी बांट लिए गए, फ्रांस ने रख लिए कुछ, सीरिया और दमस्क, सीरिया और लेबनान रख लिए थे इसने, फ्रांस ने, बाकी इजिप्ट हो गया, जॉर्डन, और उसके बाद आप देखेंगे फलस्तीन और ये सारे इलाके बरतानिया ने रख लिए थे। अब बरतानिया ने क्या किया, ये वाले जो इलाके थे, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये भी ऐसा ऐसा कंट्रोल करने शुरू कर दिए। शरीफ मक्का ने कहा कि भाई मेरे साथ वादा किया गया था कि ये सारा इलाका आपका होगा, अब आप यहाँ क्या करने आ रहे? अब उनका काम निकल गया था उन ताकतों का जिन्होंने इस्तेमाल किया इसे, तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, इसे साइड पे करना शुरू किया। अब इसने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। जब उनके खिलाफ बोलेगा तो इसके साथ क्या होगा, इसे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो यहीं पे हमारे पास नजद से जो है ना जी, एक और काफिला, एक और कबीला होता है, अल सऊद कबाइल कह लें आप, या कबीले का जो भी नाम था, लेकिन फैमिली थी सऊदिया, इब्ने सऊद कह लें आप, उसकी फैमिली। उसे कहा जाता है कि जी आप इस पे कब्जा कर लें या शरीफ मक्का को यहाँ से निकाल दें, आपको ये सारे इलाका हम देते हैं। तो इब्ने सऊद जो था उसने क्या किया जी, यहाँ सारे इलाके पे कब्जा कर लिया। कब की बात है? 1925 की बात है। 1925 में हुसैन बिन अली को यहाँ से निकाल दिया गया, ये साइप्रस चला गया, उधर कुछ अरसा रहा, फलस्तीन में दफन हुआ, फिर उधर ही मरा था। और 1925 में इब्ने सऊद ने क्या किया, इस सारे इलाके में कब्जा कर लिया। कब की बात है ये? 1925 की बात है। अब ये सारा इलाका बरतानिया ने किसे दे दिया? अमेरिका और बरतानिया ने अल सऊद को दे दिया, इब्ने सऊद उसका नाम था।
तो 1925 की बात है, 1925 से लेके 1930 तक ये मदीना, ये मक्का, ये किंगडम ऑफ हिजाज और ये नजद, दो इलाके थे, नजद और किंगडम ऑफ हिजाज, इसे मिला के क्या बनाया गया, किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद। कब? 1925 से लेके 1932 तक। तो 25 से लेके 32 तक किंगडम ऑफ हिजाज एंड नजद रहा ये। फिर 1932 के अंदर इसका नाम तब्दील करके उसने क्या रखा, सऊदी अरेबिया रखा, KS से, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, अपने खानदान के नाम पे। तो ये जो आज का सऊदी अरबिया है, सवाल बनता है कब बनाया गया, 1932 में। किसने बनाया? इब्ने सऊद ने। इब्ने सऊद का असल नाम था अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज असल नाम था किसका? इब्ने सऊद का। ये आपको नजर आ रहा, किंग अब्दुल अजीज, इब्ने सऊद कहेंगे इसे। तो ये पहला बादशाह बना किसका? किसका पहला बादशाह बनेगा? सऊदी अरेबिया का। कब? 1932 से लेके 1932 से पहले भी यही था, लेकिन सऊदी अरब नहीं था उस वक्त। उस वक्त किंगडम ऑफ हिजाज था 1932 से पहले, 25 से 32 तक। कब्जा इसने 25 में कर लिया था, यहां से शरीफ मक्का को निकाल दिया गया था। खैर जी, 1932 के अंदर जो है ना जी, क्या सऊदी अरब की बुनियाद रखी दी गई। किसने? किंग अब्दुल अजीज बंदे का नाम था, खुद का मशहूर था वो तारीख में इब्ने सऊद के नाम से, इब्ने सऊद या किंग अब्दुल अजीज याद रखेंगे। तो 32 से लेके 53 तक ये पहला बादशाह रहा किसका? सऊदी अरब का। उसके बाद फिर इसके बेटे चलेंगे सारे ये। तो किंग सऊद आया, अल सऊद इसे कहते थे। 53 से 64 तक अल सऊद या सिर्फ सऊद कह ले, ये बेटा था किसका? अब्दुल अजीज का। फिर किंग फैसल आया, ये भी बेटा था। ये सारे बेटे हैं जो इस वक्त तक सारे चलेंगे ना, जो अभी तक भी बैठा हुआ है, ये भी क्या उसका बेटा है, किंग अब्दुल अजीज का। इब्ने सऊद के बेटे हैं ये सारे। आखिरी बेटा इस वक्त बैठा हुआ है किंग सुलेमान। ठीक हो गया जी। तो किंग सऊद आया, सऊद के बाद किंग फैसल आया। किंग फैसल के बारे में 2-3 सवाल आते हैं, बड़ा जबरदस्त आदमी था ये। तो आपको पता है कि OIC का बनना, ये सारी चीजें जो थी, इसमें किंग फैसल का बहुत बड़ा नाम था। आपका जो फैसलाबाद है, इसका नाम भी जो तब्दील करके फैसलाबाद रखा गया, वो इसी बादशाह के नाम पे रखा गया था। तो आपको पता है कि लैलपुर था पुराना नाम फैसलाबाद का। तो 1977 में हमने शाह फैसल को जब कत्ल कर दिया गया, तो उसके नाम पे हमने क्या किया, इसका फैसलाबाद नाम रखा। जो आपकी इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद है, उसके पैसे भी इन्होंने ही दिए थे, सऊदी अरब वालों ने। तो उसी के नाम पे ये फैसल मस्जिद हमारे पास है। तो ये 2 दफा, ये वाहिद सऊदी अरब के बादशाह जो पाकिस्तान में 2 दफा है। एक तो जब हमारी चाइना के इसके साथ, इंडिया के साथ जंग हुई थी 1965 में, तो उसके फौरन बाद 1967 में ये तशरीफ लाए थे पाकिस्तान। इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था पाकिस्तान को जंग के दौरान भी। फिर 1974 में जब OIC की मीटिंग हुई दूसरी लाहौर में, भुट्टो साहब ने जब इस्लामिक ब्लॉक बनाया, पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडरान को बुलाया, उसमें यासिर अरफात भी आया, उसमें आप ये देखें कि मुअम्मर कज़ाफी भी आया हुआ था, उसमें जो है ना जी ये शाह फैसल साहब आए हुए थे। इस तरह से जो दुनिया के बड़े बड़े लीडरान थे वो सारे लाहौर में मौजूद थे। वो इस्लामिक ब्लॉक बनने लगा था। फिर सारों को आपको पता कत्ल भी करवा दिया गया एक एक करके। तो इसके बाद किंग खालिद आएगा हमारे पास 75 से 82 तक। उसके बाद किंग फहद आया हमारे पास 1982 से 2005 तक। 2005 में किंग अब्दुल्ला था 2015 तक। तो इस वक्त जो है किंग सुलेमान साहब बैठे हुए। इस वक्त किंग सुलेमान बैठा 2015 से लेकर 2024 तक। ये आखिरी बेटा है किसका? किंग अब्दुल अजीज का। भाइयों के पास हुकूमत है सारी की सारी। अब ये चाहता है कि इसका बेटा MBS मोहम्मद बिन सुलेमान ये हुकूमत संभाले। किसका? सुलेमान का बेटा मोहम्मद बिन सुलेमान ये चाहता है, बल्कि इसने कंट्रोल दे दिया तकरीबन सारा इसी को। जो इनके बेटे हैं वो कहते हैं भाई हमारे बाप ने हमें नहीं दी हुकूमत, अपनी औलाद में ट्रांसफर नहीं की, आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हो अपनी औलाद में हमारा हिस्सा? तो वो हिस्सा मांग रहे हैं। इसीलिए आपको पता है पिछले दिनों मोहम्मद बिन सुलेमान ने जो इनकी औलादी हैं सबको उठा के सारे शहजादों को एक कमरे में बंद कर दिया था, और अवाम को, मीडिया को यह खबर दी गई थी कि जी करप्शन किया इन्होंने, हम इनसे पैसे ले रहे हैं। असल में मसला ये बादशाह का इनका, वो कहते हैं भाई हमें नहीं दिया हमारे बाप ने, वो भी तो हमें ट्रांसफर कर सकते थे ना। तो वो भाइयों में ट्रांसफर होती रही, अब हमें भी हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। इस चक्कर में यहाँ पे मामला अब सारे डिस्टर्ब हुए पड़े हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सुलेमान कंट्रोल कर लेगा, बल्कि उसने कर लिया है तकरीबन चीजें कंट्रोल। अब आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना जी जो MBS है मोहम्मद बिन सुलेमान है इस वक्त करंट, ये प्राइम मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, और जो बादशाह है वो किंग सुलेमान साहब हैं, इसके बेटे हैं।
MBS आपको पता है यहाँ ये सूबा तबूक, तबूक सूबा है, तो यहीं पे एक जगह है न्योम, NEOM, न्योम, न्योम या फिर लाइन सिटी। तो आपको पता है जो MBS का VN 230, VN 230 के मुताबिक ये क्या करा है, सऊदी अरब को एक मॉडर्नाइज, एक जबरदस्त किस्म का मुल्क बनाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब की जो सारी इकोनॉमी है किस पे चलती है। अब तो तेल निकल आया, इससे पहले हज पे चलते थे, लोग हज के लिए जाते हैं, आपको पता है 15-15 लाख के वीजे हैं। अल्लाह पाक से मिलने के लिए अपने अल्लाह ताला का जो घर है, एक मुसलमान वहां जाना चाहता है, 15-15 लाख के वीजे कर दिए। मतलब शर्म आनी चाहिए कोई। अल्लाह ताला को भी मतलब है कि जो उसकी हमारी जो होली प्लेसेस है उन्हें भी हम बेचते हैं। तो एक नॉर्मल सी फीस हो, एक गरीब बंदा भी अगर जाना चाहे तो वो जा सके। मतलब यहाँ से इनकी सारी हुकूमत के खर्चे अखराजात, फिर शाही आपको पता प्रोटोकॉल, पता नहीं कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च करते हैं ये अपने अयाशियों पे। इस तरह से इनका काम चलता था सारे का सारा, अभी भी वही चल रहा है। लेकिन दरमियान में कोरोना आया है, फ्लाइट बंद हो गई, आज भी आपको पता है मनसूख कर दिए गए थे। तो इस तरह से इनकी इकानमी तो बैठ जानी थी। इन्हें समझ आ गई कि अगर खुदा ना खास्ता कभी ये मामला खराब हुए तो हम किधर से खाएंगे, हमारे अयाशियाँ कैसे चलेंगी। तो ये जो मोहम्मद बिन सुलेमान है, इसने क्या किया, इसने कहा कि हमने तेल की और ये जो हमारे पास हज का पैसा आता है इसकी जो डिपेंडेंसी है, इससे हमने बाहर निकलना है। तो अब ये क्या कर रहा है, नए नए शहर बना रहा है। तो न्योम सिटी दुनिया का जदीद तरीन सिटी होगा, वो एक इस तरह लाइन के अंदर है, इसीलिए इसे लाइन सिटी भी कहती है। फिर पूछता है कौन से सूबे में बना रहा है, तबूक सूबे में बना रहा है। फिर पूछता है कौन से सी पे, तो रेड सी है। ये बेटा कौन सा सी है हमारे पास सारा, ये रेड सी है। तो रेड सी की कॉस्ट पे ये हमारे पास इसराइल है, ये हमारे पास सर। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसराइल की मदद से बना रहा है, ये इसराइल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अमेरिका तो कर रहा है ना, आपको पता है सऊदी अरब क्या, अमेरिका का पिट्ठू है, जैसे अमेरिका कहेगा वैसे सऊदी अरब करेगा। तो इस तरह से जो है ना ये क्या कर रहा है, VN 230 के मुताबिक सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करने जा रहा है। यहाँ पे इसने आर्मी में भर्ती खोल दी औरतों की, अब ड्राइविंग भी कर सकती हैं औरतें। यहाँ इसने शराब खाने का इफ्तिताह किया पिछले दिनों मोहम्मद बिन सुलेमान ने। इसी तरह से यहाँ मंदिर, पहले मंदिर नहीं बनाए जाते थे, अब मंदिर भी बना दिए गए हैं। मतलब हर तरह की जो मतलब अयाशी होती है, जो दुनिया को चाहिए, वो यहाँ पे बनाई जा रही है, दी जा रही है, ताकि लोग आए अपनी इन्वेस्टमेंट लेके। इस तरह से इसमें ये कामयाब भी हो रहे हैं बड़ी हद तक। तो ये सऊदी अरब के हवाले से बड़ा मेन मेन चीजें थी। उम्मीद करता हूँ कि जो है ना जी आपको समझा पाया हूँ। तेल का जो है मुस्लिम दुनिया के एक्सपोर्टर में बात करेंगे ना, अच्छा 1938 के अंदर यहाँ तेल दरियाफ्त हो गया था, 1938 में वैसे यहाँ तेल दरियाफ्त हो गया था। दमाम इनकी पोर्ट है, वहां से ये तेल सारा निकालते हैं बाहर। तो इसमें आप ये देखें कि हाँ, बस यही बात बता रहा था मेरे ख्याल से मैं आपको, तेल वाली शायद। तो इस तरह से जो है ना जी ये यहाँ पे आप देखें कि सऊदी अरब के हवाले से ये सब वो सारी चीजें हैं जो किसी ना किसी कमीशन के एग्जाम में पूछी गई हैं। हमारे लेक्चर इस तरह से आपकी अगर हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। आप लोग ही हमारी टीम है, ताकि ये जो हमने फ्री में आपको सर्व करने का जो प्लेटफॉर्म एक पौधा लगाया है, ये फलता फूलता रहे। हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका आपको खुद को एनालिसिस करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।